हेलो बच्चों, वेलकम टू द टेस्ट डिस्कशन। अभी आपका टेस्ट हुआ था ऑसिलेशन का, उसका टेस्ट पेपर में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 20। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a particle start SHM from the mean position, its amplitude is A and time period is T. At the time when its speed is half of the maximum speed, its displacement Y is। वो जो देखिए पार्टिकल ने एसएचएम किया मीन पोजीशन से और एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी। द टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, यानी वो टाइम बताना है जब इसकी स्पीड अपनी मैक्सिमम स्पीड की हाफ है, यानी v इज इक्वल टू कैपिटल V बाय 2 है। और हमें मालूम है v इज इक्वल टू क्या होता है, a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, ये इसका हाफ हो जाए तो क्या करेंगे बच्चों, कैपिटल V, या इसको अगर छोटा करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे, कैपिटल V बाय 2 इज इक्वल टू कैपिटल V cos ओमेगा t। क्योंकि इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू कैपिटल V cos ओमेगा t। तो पता चला cos ओमेगा t कितना है, 1 बाय 2। तो cos ओमेगा t 1 बाय 2 बच्चों, cos की कौन सी वैल्यू पे हाफ वैल्यू आती है, 60 डिग्री, यानी ओमेगा t कितना हो गया, 60 डिग्री। और हमें बताना है क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन क्या बच्चों, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। और ओमेगा t हमको पता है कितना है, अभी देखा ना 60 डिग्री है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, a sin 60। तो व्हाट इज sin 60, sin 60 इज a√3 बाय 2। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, टिक कर देंगे। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व ना भी करते तो भी हम कह देते हैं कि हाफ हुआ तो cos ओमेगा टी हाफ मतलब ओमेगा टी हो गया 60 डिग्री। और फिर अगर आपको याद है तो y इज इक्वल टू a sin 60, sin 60 होता है, तो बिना लिखे भी सॉल्व किया जा सकता था जस्ट फ्रॉम दिस रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बच्चों को दिक्कत आई होगी, ये गलत हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है या नहीं कर, क्योंकि इसमें बच्चों एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है जिसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो आपने इसमें यूज नहीं किया होगा। ठीक है, देखो, द बॉडी इज परफॉर्मिंग एसएचएम बिकॉज ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि कैसा होता है, इंटरनल फोर्स। ठीक, तो हम यहाँ बोल देंगे कि जब पहले कैपिटल M था तो वेलोसिटी v1 थी, एक मास और अटैच कर दिया गया तो वेलोसिटी v2 हो गई। तुमने लिखा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और v हमें मालूम है क्या होता है बच्चों, a ओमेगा। तो पहले था a1 ओमेगा 1, v2 था a2 ओमेगा 2। ओमेगा हमें मालूम बच्चों क्या होता है, 2 पाई बाय t। तो 2 पाई इधर कट जाएगा, लिखा हुआ है कैपिटल M a1 अपॉन t1 m प्लस m a2 इनटू 1 बाय t। और आपको मालूम है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम क्या है बच्चों, 2 पाई अंडर रूट m बाय k। यानी हमें दिख रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट तो हर बार सेम ही था, क्या बदलने लगा, मास बदलता गया। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे टाइम, तो टाइम पीरियड मास के डायरेक्टली की इनवर्सली, तो कह देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ लिखेंगे हम m a1 अपॉन अंडर रूट m, और ऊपर से चला जाएगा k 2 पाई वगैरह इस तरफ, वैसे इस तरफ भी जाएगा, यानी m प्लस m a2, और यहाँ लिखेंगे अंडर रूट m प्लस m बाय अंडर रूट k। तो अंडर रूट k इधर भी अंडर रूट k सब कट जाएगा, तो अल्टीमेटली ये दिखाई पड़ेगा। अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो बच्चों, m को रूट के अंदर लाएंगे तो बन जाएगा m स्क्वायर नीचे m। तो क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट कैपिटल M a1, इस रिलेशन को इसको कह सकते हो। इसको डालें थोड़ा साफ और जगह चाहिए थोड़ी सी, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट m a1 इज इक्वल टू अंडर रूट m प्लस m a2। बस a1 अपॉन a2 कितना आ गया बच्चों, a1 अपॉन a2 आ गया m प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M, और अंडर रूट कहते हैं पावर 1 बाय 2। तो कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ क्या यूज हुआ, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे टाइम पीरियड हमने डायरेक्ट रूट m क्यों लिख दिया,
तो अगर पूरा फॉर्मूला लिखते हैं टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो आपको मालूम है कि 2 पाई और रूट के सब कांस्टेंट है हर केस में, तो टी प्रोपोर्शनल रूट एम कह सकते हो T1 के लिए, T2 के लिए T2 m प्लस एम, तो डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया, उसके बाद कैलकुलेशन आपको दिख ही रही है, सॉल्व कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्स वी ए डिनोट द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल टाइम पर कैपिटल टी, देन इनमें कौन सी चीज चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कौन सी चीज कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हम इसको देखें एक्सेलरेशन टू कैपिटल टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और वेलोसिटी का स्क्वायर, ध्यान से देखें ए की वैल्यू में मालूम है क्या होती है, वैसे तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी है, या ऐसे लिखा लें, वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे ए की वैल्यू और यहाँ पे v की वैल्यू को रिप्लेस करें, क्योंकि सॉल्व देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, तो देखो क्या दिखाई पड़ा, ए स्क्वायर लिख दिया पूरा पूरा होल स्क्वायर करके क्या आएगा, कैपिटल ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू क्या लिखा साथ में टी स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर के बच्चों टोटल का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि हम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल लें, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लें, एक ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, क्या लिखा होगा ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा 4 पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, फिर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जब लिखेंगे तो लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू टी स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा हुआ 4 पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ से टी स्क्वायर ये कैंसिल होते दिख रहे हैं, 4 पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा कॉमन, तो लिखा हुआ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर लिखा बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ रहा है ए स्क्वायर इंटू ये क्या लिखा हुआ है 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाय कैपिटल टी स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर। अब ये जितनी भी चीज यहाँ पे दिख इंटू 1, ये जितनी भी चीज दिख रही है यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, ये सब कांस्टेंट, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या दिखा रहा है कि ये चीज कांस्टेंट है, टाइम के हिसाब से बदल नहीं रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम बी को देखें बच्चों, बी को, तो हमें दिखाई पड़ेगा बी भी कांस्टेंट, तो इस वाले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हो गए थे गलती से, तो कोई बात नहीं, जो है तो है, समझना तो पड़ेगा। बी वाला कांस्टेंट क्यों बच्चों, देखो लिखा हुआ 80 बाय एक्स, तो बहुत सिंपल है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ए की वैल्यू हमने क्या लिखी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू कैपिटल टी बाय एक्स, एक्स कट के स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कैपिटल टी, जो कि अगेन क्या है एक कांस्टेंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपके 2 ऑप्शन सही हो गए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर लिख देते तो आपका ए ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन बी स्क्वायर को हमने पूरा सॉल्व किया तो हमें दिख रहा है कि ए और बी दोनों ही कांस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, और इनको देखेंगे आप उसी तरह सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये वेरिएबल दिखाई पड़ेगा। मूविंग टू द 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया बच्चों। A simple pendulum is executing SHM with a time period t. If the length of the pendulum increased by 21%, the percent increase in the time period. तो जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, तो इसके मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका हमेशा बताता रहता हूँ कि आपको पहले वैल्यू निकालो, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, इसके चक्कर में ना पड़ के स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पहले
100 से शुरू करें, यानी कि अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज क्या होता है, आउट ऑफ 100 होता है, ठीक है। तो पहले क्या था, हमें मालूम है सिंपल बैंड टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L/G। तो इनिशियली आप सबको 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए पहले ही, 100t प्रोपोर्शनल टू 100L, पहले ही आपके 100 मान लीजिए। अब उसके बाद क्या होगा क्या कि लेंथ बढ़ाई गई 21%, तो t डैश प्रोपोर्शनल टू इसको कह दो कितना, अगर 100 में 21% बढ़ाओ तो बच्चों क्या बनता है, 121 हो जाता है। इसका रेशियो कर दो, t डैश बाय 100t इज इक्वल टू अंडर 121L बाय 100L, L और L कैंसिल हो गया। आपको मालूम 121 का रूट क्या होता है 11 और 100 का होता है 10। तो आपको टी डैश बताना था, हाँ बताना था, तो टी डैश का कितना होगा 11 इंटू 100t अपॉन 10, ये आगे 110t। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जो चीज पहले 100 थी, जो चीज पहले 100t थी, अब कितनी आ रही है 110t आ रही है, तो 100 में कितना बढ़ गया 10%। ये सीधा ए ऑप्शन टिक कर दूंगा, सिंगल स्टेप आपका आंसर आ जाएगा। आ गया था सही, करेक्ट, गुड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देखो बच्चों, two angle spring of constant K are connected in series and parallel as shown. A mass m suspended from them. The ratio of their frequencies of vertical oscillation. ठीक है, तो आपको मालूम बच्चों कि फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड होता है m बाय k, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाएगा k बाय m, यानी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू k, क्यों इक्विवेलेंट k, क्योंकि मास दोनों केस में क्या है सेम दिया हुआ है ना। तो तुम्हें मालूम है कि सीरीज और पैरेलल में हमने बताया है कि कैसे याद रखा करो कि फिजिक्स में तीन चीजें एक जैसी जुड़ती हैं, पीसीएस पावर, कैपेसिटर और स्प्रिंग एक तरह जुड़ते हैं। तो आपको मालूम है कि सीरीज में स्प्रिंग ऐसे जुड़ते हैं जैसे कैपेसिटर जुड़ता है, यानी कि K बराबर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, K इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस K2, और तो मालूम है दोनों वैल्यू सेम है। तो सीरीज में जब आपने लिखा तो पहले कैसा सीरीज, तो फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ सीरीज टू द पैरेलल, तो सीरीज में क्या लिखोगे K के डायरेक्टली, तो KS अपॉन KP, तो KS क्या लिखोगे बच्चों, सीरीज में वैल्यू क्या हो जाएगी के 2 सीरीज में, तो K बाय 2, पैरेलल में के 2 2K, और सब क्या लगा हुआ है अंडर रूट, तो 1/4 का अंडर रूट करो बच्चों तो क्या आ जाएगा 1:2, 1:2 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Block is placed on a frictionless horizontal table. The mass of the block is m and spring of force constant K1 K2 are attached on either side with the block is displaced to oscillate. तो देखो इसमें कहीं भी डायग्राम नहीं दिया हुआ, लेकिन क्या बोला कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक ब्लॉक है, उसके आइदर साइड पे 2 स्प्रिंग है। तो बच्चों ये बहुत ही कॉमन केस है, इसको हम जानते हैं। ये कॉम्बिनेशन किसमें, पैरेलल में कि सीरीज में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में आपको मालूम K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K, और उनसे क्या पूछा गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी ही इज आस्किंग अबाउट द ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपका K1 भाई फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई, या टाइम पीरियड देख लो, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाय k, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 तो क्या लिखा हुआ है कि 2 पाई बाय t इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m। ये आपसे पूछा गया, तो करना क्या है, k के लिए आपको मालूम है K1 प्लस K2 अपॉन m की पावर 1/2, ये लो आंसर लिखा हुआ सामने, K1 प्लस K2 अपॉन m अंडर रूट की वैल्यू लिख दो पावर 1/2, सो द आंसर इज ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। डायग्राम मिस कर दिया था ताकि आपको पढ़ना पड़े, तो पढ़ के ये तो डायग्राम निकल रहा है, वही कॉम्बिनेशन किसमें है, पैरेलल में। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, हाँ 7, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा टर्म नहीं था, लेकिन बस क्या है कि वो इतने सेकंड पर डे से मल्टीप्लाई जो किया गया है या मिनट पर डे से, इसकी वजह से आपका आंसर हो सकता ना आया हो।
तो करना क्या आपको मालूम है, थर्मल एक्सपेंशन आपको बता चुके हैं कि अगर कोई मेटलिक पेंडुलम गर्मियों की बात पूछी है, जाड़ों की बात पूछी है, तो जाहिर सी बात है उसकी लंबाई के कम ज़्यादा होने से उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड कम ज़्यादा हो जाता है। तो अगर लंबाई बढ़ गई तो टाइम पीरियड बढ़ गया, लंबाई घट गई टाइम पीरियड घट गया। तो वो जो लॉस और गेन ऑफ टाइम होता है, लॉस और गेन ऑफ टाइम, तो लॉस और गेन ऑफ टाइम इन अ गिवन टाइम इज गिवन बाय डेल्टा टी हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू कैपिटल टी इन अ टाइम इज स्मॉल टी। ये एक फॉर्मूला हमने कहा था, इसको आप याद रखेंगे, थर्मल एक्सपेंशन में हम यूज किया। नाउ ही इज आस्किंग पर डे के हिसाब से, तो इसका फॉर्मूला टी कर दो, तो डेल्टा टी बाय टी का रिजल्ट आ जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। वैल्यू मिली पता हमको, हाफ अल्फा कितना दिया हुआ है 12 10 टू पावर माइनस 6, डेल्टा थीटा कितना हो गया 40 और 20 का डिफरेंस होता है 20, तो रिजल्ट आ गया आपका 12 10 टू पावर माइनस 5 सेकेंड। पर ही इज आस्किंग पर डे, तो पर डे में क्या कहोगे, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, एक दिन कितने सेकंड होते हैं, हाँ 86,400 से और मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 10.3 सेकेंड पर डे। बस ये इसके अंदर कैश था, इतने से और मल्टीप्लाई कर देना पर डे के हिसाब से। गॉट द पॉइंट? क्योंकि ये क्या है, टाइम का रेशियो, हमने इसको नीचे कर दिया, ये जो इसको नीचे लिखा, तो ये पर डे के हिसाब से पूछा जाता है। एक दिन में कितने 6400 सेकंड मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट आ गया 10.3 सेकंड पर डे। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ये फॉर्मूला याद रखना आपको। When potential energy of a particle executing SHM is 1/4 of the maximum value during the oscillation, it displacement from the equilibrium position in terms of amplitude is, ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि आपको मालूम है बच्चों, याद रखना है, ये हम क्लास से आपको बता चुके कई बार, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, और यू कैन से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू द टोटल एनर्जी, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक बोलो चाहे मैक्सिमम पोटेंशियल बोलो, किसके बराबर होती है, टोटल के बराबर। अब क्वेश्चन बोला कि मैक्सिमम पोटेंशियल किसके बराबर है, पोटेंशियल किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी, इसका मतलब टोटल की 1/4 है, यानी टोटल किसके बराबर है 4 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और आपको मालूम है बच्चों कि टोटल एनर्जी है क्या, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपको कहता है कि टोटल एनर्जी 4 गुना है पोटेंशियल एनर्जी के, टोटल एनर्जी पोटेंशियल की 4 गुना है, तो यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 4p आ जाए, तो तभी आएगा ना जब यहाँ पे क्या लिखा हो 3p, यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल कितने गुना होना चाहिए, 3 गुना। काइनेटिक कितने होना चाहिए, 3 गुना, तभी तो 3 और 1 4 बनेगा। तो इस रिलेशन से जो क्वेश्चन ने कहा ये गिवन था, उससे हमने कहा और ये आ गया, और हमें मालूम है टोटल क्या होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जो कि 4 गुना पोटेंशियल है, इसका मतलब काइनेटिक क्या होगी, पोटेंशियल की 3 गुना है, काइनेटिक पोटेंशियल की 3 गुना है और टोटल पोटेंशियल की 4 गुना है। तो अपने पास मैक्स रिलेशन है बच्चों, मैक्स रिलेशन यूज करेंगे। इसमें याद है मैक्स रिलेशन क्या थी, यस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट 1। तो एक शॉर्ट तरीके से तुरंत आपका आंसर आ जाता है। तो अभी आपको क्या पता चला, टोटल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल की 4 गुना, टोटल एनर्जी क्या है पोटेंशियल की 4 गुना, और काइनेटिक का पोटेंशियल की 3 गुना। यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, 3/4 उधर चला गया, 1 - 3/4 कितना बचा, नहीं समझे, इधर चला गया तो y स्क्वायर बाय a स्क्वायर क्या बचा 1/4, तो y बार कितना बचा a/2। वो हमें कन्वर्शन तरीके लगाने ही नहीं है कि काइनेटिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सब नहीं करना है, सीधा आंसर आता है इफ यू नो द मैक्स इक्वेशन, मैक्स रिलेशन। तो a/2 तक करना। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चों।
एक्सेलरेशन अगर माइनस बी एक्स है तो आपको बताया कि आप किसी को जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन आपको ये पता है कि किसी भी एसएचएम करती बॉडी का एक्सेलरेशन होता क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। कंपेयर कर लिया सीधा सीधा, ओमेगा स्क्वायर कौन है, बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओमेगा स्क्वायर बी है तो ओमेगा कितना है, अंडर रूट बी। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2π/t अंडर रूट बी। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम मिल जाएगा कितना, 2π अंडर रूट बी ऑफ टी। सही है। क्वेश्चन नंबर 10, a spring of force constant K is cut into piece such that one piece is double that of the length of the other, then the long piece will have force constant। तो आपको मालूम है कि L1 बराबर 2L2 कर दिया गया, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। L1 वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, L2 वाले का सपोज करो K2, और हमें मालूम है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो नेचुरल लेंथ के क्या होता है बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर L1 इसका 2 गुना है तो L2 की वैल्यू, K2 की वैल्यू या K1 की वैल्यू K2 की आधी है। अगर इसकी लंबाई इसकी डबल है तो इसका K इसका हाफ होगा, उल्टा। तो और K1 बराबर K2/2 या K2 बराबर क्या होगा बच्चों, 2K1। बस अब एक स्प्रिंग को आपने अगर ऐसे दो हिस्सों में काटा, ठीक है, तो इनको आप वापस कैसे जोड़ेंगे कि फिर वही स्प्रिंग मिल जाए, सीरीज में कि पैरेलल में। वापस वही स्प्रिंग पाना है आपको, तो इनको आप सीरीज में जोड़ेंगे कि पैरेलल में जोड़ेंगे। वही स्प्रिंग दोबारा पाने के लिए सेम स्प्रिंग वैसी जैसी थी वैसी स्प्रिंग वापस मिल जाए तो उनको सीरीज जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। और सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज का इक्विवेलेंट कितना होता है, बोलो। सीरीज का इक्विवेलेंट क्या आएगा बच्चों, के इक्विवेलेंट आएगा कितना, के बराबर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। बस K2 तो वापस कितना है, 2K1, यहाँ रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ गया। सबसे छोटा तरीका, तो K1 K2 क्या लिखोगे, 2K1 अपॉन K1 प्लस 2K1। तो क्या है, K बराबर 2K1 स्क्वायर अपॉन कितना, 3K1। ये कैंसिल हो गया तो K1 कितना आ गया, 3K/। सर आपने K1 क्यों बताया, K2 क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसने पूछा था लॉन्ग पीस। लॉन्गर पीस कौन है, L1। L1 की वैल्यू क्या थी, K1, तो हमने K1 निकाला, 3/2K। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, बी ऑप्शन। रिवर्स थ्योरी ना, मतलब दोबारा स्प्रिंग वही चाहिए तो कैसे जोड़ोगे, सीरीज में जोड़ोगे, सीरीज में जोड़ोगे, वापस वहीं आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 का आते हैं बच्चों। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। सही बात है, सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक। और विद एन एम्पलीट्यूड a at time period t, the speed of the pendulum at x बराबर a/2, यानी कि जब x बराबर a/2 है तो स्पीड कितनी है, तो फिर आपके पास मैक्स इक्वेशन है बच्चों, क्या है, y² प्लस v² बराबर 1, ठीक है। तो जब आपका y या x a/2 है तो क्या लिखोगे आप, a²/4 इंटू a² प्लस v² बराबर कितना होगा, तो a² कैंसिल हो जाएगा, v² बराबर कितना आएगा, 1 - 1/4 कितना बचेगा, 3/4। तो v बराबर कितना जाएगा, √3/2 इंटू कैपिटल V। और कैपिटल V क्या होता है बच्चों, a ओमेगा। तो v बराबर लिखा हुआ है √3/2 a ओमेगा। ओमेगा क्या था, 2π/T, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, √3πa, 2 का 4 कट जाएगा, √3πa/, ये ए ऑप्शन, ठीक, πa√3/T, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, 8 क्वेश्चन और बचे। A metallic bob of simple pendulum has radial density rho. The time period of this pendulum is capital T, ठीक है। और उसको पानी इमर्ज कर दिया गया तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, तो आपको मालूम बच्चों
कि टाइम पीरियड क्या है, L by G कहते हैं, 2 by तो कांस्टेंट है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर G है, इसको G को हम कहते थे इफेक्टिव ग्रेविटी, यानी जो भी इफेक्टिव एक्सेलरेशन लग रहा है उस पेंडुलम पे उस समय। जब आप पानी में डुबो देंगे बच्चों तो टाइम पीरियड हो जाएगा T डैश 1/√G डैश, व्हेन लिक्विड या पानी डुबो दिया तो क्या बोलेंगे T डैश बाय T इज इक्वल टू क्या है बच्चों, G बाय G डैश। और देखो हमें यहाँ पे पेंडुलम की रिलेटिव डेंसिटी दी गई है ना, तो क्या करते हैं, अगर किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी दी गई है बच्चों तो इट इज डेंसिटी ऑफ दैट बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमें RD दिया हुआ रो तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितनी हो जाएगी, रो इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, अब मैकेनिक्स में एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है, मैकेनिक्स में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हम किसी लिक्विड का अपथ्रस्ट कंसीडर करते हैं तो इफेक्टिव ग्रेविटी हमारी क्या हो जाती थी, या इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाता था बच्चों, हो जाता था G डैश बराबर G ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा बाय रो, जहाँ पे सिग्मा होती थी डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड, हो सकता है वो एयर हो सकता है वो पानी हो, कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो क्या है, पानी है, वाटर गिवन है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो जो G डैश बाय G का रेशियो बच्चों, G डैश बाय G का रेशियो यहाँ से जो मैं दिख रहा है वो किसके बराबर दिख रहा है, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी, और ये रेशियो में ऑलरेडी दिया हुआ क्या, रो करके दिया हुआ है, रो बोल के दिया हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पे लिखना है डेंसिटी ऑफ वाटर, देखो यहाँ हमें चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर फॉर डेंसिटी ऑफ द बॉडी, और ये लिखा हुआ है, जिसका हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 1 बाय रो हमें पता है, रो ऑफ वाटर अपॉन रो ऑफ बॉडी क्या लिखेंगे आप, 1 बाय रो लिख देंगे, और यहाँ हमें वही चाहिए था डेंसिटी ऑफ बॉडी, वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी चाहिए थी 1 बाय रो, वो मिल गई, ये रिप्लेस कर दिया। तो G डैश बाय G इज रो माइनस 1 बाय रो, तो इसको सीधा कर दो क्योंकि यहाँ रेशियो क्या लिखना हमको, G बाय G डैश, तो G बाय G डैश करो तो क्या आएगा, रो अपॉन रो माइनस 1, ठीक, और T यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो T डैश का फॉर्मूला बन गया हमारा रो अपॉन रो माइनस 1 D ऑफ T, यहाँ मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो लिखा हुआ T डैश बराबर T अंडर रो अपॉन रो माइनस 1, सो दिस इज द करेक्ट आंसर D। रिलेटिव डेंसिटी का इंट्रोडक्शन करा के बस याद रखो, अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी दी गई, किसी की RD दी गई है, या उसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर किसी की किसी भी आगे क्वेश्चन में RD दी गई है तो समझ लो तुम्हें डेंसिटी मिल जाएगी, जस्ट उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है 1000 या 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हो। तो इफ RD is given, don't worry, just multiply that RD with the density of water, you will get density of that body। अगर किसी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी दी गई है तो समझ जाओ तुमको डेंसिटी दी गई है, उसको सिर्फ क्या करना है, RD को मल्टीप्लाई कर देना है डेंसिटी ऑफ वाटर से, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको याद रहेगा। तो इससे आपका आंसर आ गया चौथा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ब्लॉक of mass M attached to a spring or spring constantly oscillate on a smooth horizontal table. The other end of spring is fixed to a wall. The block has speed v when the spring is at the natural length before coming in. हाँ, जब रेस्ट पे आया तो उसका डिस्टेंस x किया था, तो बच्चों क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल डायग्राम नहीं दिया हुआ, लेकिन डायग्राम आपको समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर अगर स्प्रिंग रखी हुई है, ठीक है, और उसको खींच करके छोड़ दिया गया, तो कहा जा रहा है कि उसकी स्पीड बतानी है, जब स्पीड इज v, उसका x बताना है जब उसकी स्पीड कितनी है v, और कब खींच के छोड़ दिया गया। यानी यहाँ यूज करो सी इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। हाफ mv² वो काइनेटिक एनर्जी होगी जब उसकी सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी हाफ k² इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। खींचा गया था तो सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी सारी काइनेटिक कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या पूछा गया, व्हाट इज x, तो हमें दिख रहा है x बराबर क्या है बच्चों, v रूट के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा √m/k। तो v √m/k कहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। सीधा एनर्जी को इक्वेट कर देना।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। Question 14. The displacement of an oscillating particle varies with time t according to the equation. The maximum acceleration of the particle is approximately. तो क्या करेंगे इस रिजल्ट को? Y is equal to sin ये पाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो पाई t by 4 प्लस पाई by 6 ये रिजल्ट बन जाएगा ऐसे पाई by 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कंपेयर कर दिया a sin ओमेगा टी प्लस पाई से स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो एक जगह क्या लिखा हुआ है 1 एक जगह क्या लिखा है 1 ओमेगा जगह लिखा है पाई बाय 4 तो ए हो गया 1 ओमेगा हो गया पाई बाय 4 और क्या बताना मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो ए मैक्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों वैसे होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लेकिन ए मैक्स में लिख देंगे ए तो जाहिर सी बात है माइनस ओमेगा स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय कितना 16 और ए की वैल्यू कितनी है 1 तो a max का रिजल्ट आ रहा बच्चों पाई स्क्वायर है 3.14 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 जिसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.62 सेंटीमीटर परसेंट स्क्वायर में रिजल्ट आ जाएगा। ये तो आएगा मीटर परसेंट स्क्वायर ये तो आएगा मीटर परसेंट स्क्वायर नहीं ये रिजल्ट सेंटीमीटर परसेंट स्क्वायर में है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि y किसमें सेंटीमीटर में और अगर y सेंटीमीटर बच्चों तो a भी किसमें ऑलरेडी सेंटीमीटर तो आंसर आपका डायरेक्ट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। हाँ अगर ये ना स्पेसिफाई होता तो हम यहाँ सारे रिजल्ट स्टैंडर्ड यानी मीटर मान लेते करेक्ट तो आपका आंसर आएगा 0.62 सेंटीमीटर। सॉल्व करके देख लीजिए क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। Two equation of SHM A sin omega t minus alpha and B cos omega t minus alpha the phase difference इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। साइन और कॉस में बच्चों रिजल्ट हमें मालूम फेज डिफरेंस कितना होता है इट इज ऑलवेज 90 डिग्री तो टिक कर दें सी। अगर इसी में हम पूछ लेते हैं कि इन दोनों वेव्स के मिलने के बाद इनका जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट उसकी वैल्यू क्या होगी इन दोनों के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी तो आप याद रखिए कि क्या ये दोनों वेव कोहेरेंट वेव हैं तो हम कहते हैं हाँ तो यहाँ भी ओमेगा लिखा है यहाँ भी ओमेगा लिखा है और इनका फेज डिफरेंस जो 90 वो क्या है कांस्टेंट यस दे आर कोहेरेंट और कोहेरेंट वेव के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi करेक्ट जहाँ की phi क्या है इनके बीच का फेज डिफरेंस तो फेज डिफरेंस में कितना निकाला अभी 90 तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर पूछ लिया जाए बच्चों तो आप क्या करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस cos 90 0 हो गया तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर तो ये आंसर आ जाता है। हालांकि पूछा नहीं किया लेकिन पूछ सकते हैं तो ये बता दें फेज डिफरेंस देख करके ठीक है। और अगर यहाँ भी साइन लिखा होता y बराबर b साइन ओमेगा t माइनस अल्फा तो इनका फेज डिफरेंस क्या होता 0 क्या होता 0 और इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तब क्या हो जाता तो हो जाता a प्लस b सिंपली क्यों क्योंकि तभी cos 0 हो जाता 1 cos 0 क्या हो जाता 1 और cos 0 1 जब होता बच्चों तो रिजल्टेंट क्या होता था मैक्सिमम तो हमारा फॉर्मूला आता a1 प्लस a2 का स्क्वायर का अंडर रूट क्योंकि क्या बन जाता a1 प्लस a2 उस केस में हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाता केवल a प्लस तो कई बच्चे पूछते हैं सर ये कभी आंसर आता कभी ये आता उसके पीछे क्या आपका ये फॉर्मूला है प्लस इसकी वैल्यू ये आपको देखना ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर A body executing SHM has maximum acceleration 24 and maximum velocity 16 amplitude of motion कितना तो बहुत आसान सी बात है a max आपको मालूम क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर a v max होता है a ओमेगा या ओमेगा a इनका रेशियो कर दो a की जगह क्या लिखा है 24 b की जगह क्या लिखा है 16 जब रेशियो करेंगे बच्चों तो बचेगा केवल ओमेगा तो क्या पूछा गया एम्पलीट्यूड ऑफ तो जब ओमेगा मिल गया तो v max इज इक्वल टू यूज कर लो क्या a ओमेगा में
वी मैक्स कितना है 16, ये हमें बताना है। ओमेगा कितना है 24/16। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 16 × 16/24। ठीक, आई होप सॉल्व करके आप निकाल लियो, आंसर आपका आएगा ए। बहुत सिंपल था, डायरेक्ट रिलेशन से। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज ई, देन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो अगेन आप यूज कर लेंगे क्या, y² बोलो बच्चों, प्लस क्या है काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज E एंड द काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल एनर्जी के बारे में E के टर्म्स में। तो ये क्या y/a बराबर a/2 बोला गया है। ठीक है, तो जैसे a/2 पुट करोगे क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 माइनस में बचेगा 3/4, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 3/4E। एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी आंसर। लेकिन मैथ्स इक्वेशन के कितने फायदे होते हैं, मैथ्स इक्वेशन पता है तो आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में नहीं जाना पड़ता, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अब ये तो किसी गलत नहीं होना चाहिए। टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स K1 K2 आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ऑफ द इज F इफ बोथ K1 K2 आर मेड 4 टाइम्स। तो बच्चों हमें मालूम है F क्या है, ये किस कॉम्बिनेशन पैरेलल में है ना, तो K1 + K2 हो गया। नाउ ही इज सेइंग कि दोनों के 4 गुना कर दी, तो 4K1 4K2 क्या जाएगा 4 का रूट बाय 2, यानी क्या होगा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों डबल हो जाएगी। अगर हर एक को 4 गुना कर दो रूट के बाद 2 हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगी। क्या आंसर है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अब देखो बच्चों ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दे दी गई, अब आपको याद नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्या होता है एक्सेलरेशन बनाने में पड़ा -ω² y या x, अब y लिखा तो y लिख दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, बड़ा -ω² y। इसको लिख सकते हैं d2y/dt² + ω² y = कितना, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसमें बोला गया है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इतना इतना दिया, तो बताइए टाइम पीरियड कितना है। तो क्या लिखा, क्या है ये a बराबर -ky लिखा हुआ है, ध्यान से देखो है कि नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, ये a लिखा हुआ है, इसको उधर ले गए तो a बराबर -ky लिखा है, और a बराबर क्या हुआ -ω² y से कंपेयर किया तो ω² क्या लिखा है बच्चों, ω² k लिखा हुआ है, तो ω बराबर √k लिखा हुआ है, और ये बराबर 2π/t होता है। तो t कितना आ गया बच्चों 2π/√k। जो फालतू भोकाली बना रखा है क्वेश्चन, कुछ नहीं था, देख के उड़ा दोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, आखिरी क्वेश्चन। टू बॉडीज ऑफ m and equal masses are suspended from two separate massless springs of force constant K equal to s. The two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal. Ratio of amplitude of m and to that n is, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना, उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है इक्वल। तो बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है a ओमेगा, तो a1 ω1 बराबर क्या है a2 ω2। तो हमें a1/a2 बताना है, तो a1/a2 हमने बता दिया, तो आ जाएगा ω2/ω1। ω2 क्या होता है बच्चों 2π/t, तो ये t के इनवर्सली तो t2/t1। और टाइम पीरियड क्या है, सेम मास उन पे टना हुआ है, ठीक है। तो ये किसके इनवर्सली √k के इनवर्सली है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर k2, यहाँ लिखा है a1। तो अल्टीमेटली a1/a2 का रेशियो क्या आ गया बच्चों √k2/a1। कौन सा ऑप्शन है, तो आई होप कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट लेवल आपको नहीं लगा होगा, और लगा तो फिर आपकी तैयारी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल जाते हैं। बाकी वेव्स को बहुत अच्छे से पढ़ के आना बच्चों, वेव का डिस्कशन देखेंगे अगले वाले क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, सी यू देन।